चलिए आज रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पर फटाफट एक नजर डालते हैं। ये उन सभी के लिए है जो इस विषय को जल्दी से समझना चाहते हैं या फिर अपने एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रक्त आखिर है क्या, फिर इसके लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा और सेल्स को देखेंगे। इसके बाद हम अपनी बॉडी के सोल्जर्स WBCs और ब्लड के हाईवे सिस्टम पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, रक्त यानी ब्लड असल में है क्या चीज? इसे जीवन की नदी तो कहते हैं, पर साइंस की भाषा में ये किस तरह का टिश्यू है? ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसका जवाब है तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। कनेक्टिव मतलब ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, और फ्लूइड मतलब ये तरल है, तभी तो ये बहकर हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ब्लड एक तरल टिश्यू है। अब देखते हैं कि इसका ये जो लिक्विड वाला हिस्सा है यानी प्लाज्मा, वो आखिर किस चीज से बना है। हमारे पूरे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा, सिर्फ प्लाज्मा होता है। ये वही हल्का पीला सा लिक्विड है जिसमें बाकी सारे सेल्स तैरते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस प्लाज्मा में भी 90% तो सिर्फ पानी है। इसीलिए तो कहते हैं कि शरीर को ठीक से चलाने के लिए हाइड्रेटेड रहना, मतलब पानी पीते रहना, कितना जरूरी है। बाकी के 10% में होते हैं कुछ बहुत ही जरूरी प्रोटीन्स, और इनमें से एक है फाइब्रिनोजन। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि चोट लगने पर यही खून का थक्का जमाने के काम आता है। आगे इसकी फिर से बात होगी। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो अक्सर क्विज में फंसाता है। अगर प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाला फैक्टर यानी फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो जो लिक्विड बचता है उसे सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा और सीरम दोनों एक नहीं है। चलिए, लिक्विड वाले हिस्से की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन सेल्स की जो इस प्लाज्मा रूपी नदी में तैरते रहते हैं, यानी हमारे ब्लड सेल्स। इस टेबल में तीनों की कहानी एक साथ देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स, इनका काम है ऑक्सीजन ले जाना। फिर है व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, हमारी बॉडी के सोल्जर्स। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जो खून का थक्का जमाते हैं। एक और खास बात देखिए, मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि WBCs में होता है। और इनकी जिंदगी में भी कितना फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस होता क्यों नहीं है। भाई, ये कोई कमी नहीं बल्कि एक तरह का अपग्रेड है। न्यूक्लियस की जगह खाली करके ही तो हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनती है, और यही हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरी बॉडी में घुमाता है। और ये नंबर भी याद रखने वाला है, 120 दिन। एक आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन बस इतना ही होता है, करीब 4 महीने। इसके बाद ये रिटायर हो जाती हैं और बॉडी इन्हें रिसाइकिल कर लेती है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो गई, अब आते हैं ब्लड के दूसरे सबसे जरूरी काम पर, बॉडी की रक्षा करना। और ये जिम्मेदारी है व्हाइट ब्लड सेल्स की, जो हमारी अपनी इम्यून आर्मी है। देखो, WBCs को मोटे तौर पर 2 टीमों में बांटा जाता है। ये डिवीजन इस बात पर है कि उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने यानी ग्रैन्यूल्स हैं या नहीं। जिनमें हैं वो है ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें नहीं है वो एक ग्रैन्युलोसाइट्स। बस इतना सा फर्क है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स टीम में कौन कौन है? सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल्स। ये बॉडी के पहले सिपाही हैं जो बाहर से आए दुश्मन, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को सीधे खा जाते हैं। फिर आते हैं इओसिनोफिल और बेसोफिल, जो एलर्जी और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। और ये जो दुश्मन को खाने वाला काम है ना, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। मजेदार बात यह है कि ये काम 2 अलग अलग टीम के सेल्स करते हैं। एक तो न्यूट्रोफिल जो ग्रैन्युलोसाइट है, और दूसरा है मोनोसाइट जो एक ग्रैन्युलोसाइट है। दोनों का काम एक ही है, बॉडी की सफाई करना। अच्छा, ये सारे सेल्स और प्लाज्मा ये सब शरीर में घूमते कैसे हैं? इनके लिए एक पूरा हाईवे सिस्टम बना हुआ है, और वो है हमारी ब्लड वेसल्स। इसको याद रखने का एक सिंपल सा नियम है। आर्टरीज यानी धमनियां ब्लड को हार्ट से अवे यानी दूर ले जाती हैं, और वेन्स यानी शिराएं ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लाती हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर।
पल्मोनरी आर्टरी और वेन इसका ठीक उल्टा काम करती हैं। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी आंकड़ों और फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इस चार्ट को देखिए, साफ पता चल रहा है कि गिनती में आरबीसीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में जहां लाखों में आरबीसीज होती हैं, वहीं डब्ल्यूबीसी सिर्फ हजारों में होती हैं। कितना बड़ा फर्क है। और ये नंबर 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ये है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज। जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर इसी रेंज को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं अनीमिया यानी खून की कमी तो नहीं है। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो वो ये हैं: लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज बीमारी से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स खून का बहना रोकती हैं। बस इतना ही है पूरा खेल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल। हमने ये तो देखा कि चोट लगने पर प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजिन खून का थक्का बना देते हैं, पर कभी सोचा है कि हमारी नसों के अंदर खून अपने आप क्यों नहीं जमता? उसे जमने से कौन रोकता है? इसका जवाब भी आज की हमारी बातचीत में ही कहीं छिपा है। जरा सोचिएगा।